गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा जो चैप्टर में आपको चल रहा है सिक्स का, कौन सा चैप्टर है? ये आपका है संघवाद वाला। वैसे कल मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, पिछले वीडियो में कि हमारे कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, तो जो डिलीट करें वो नहीं कराएंगे, जो नहीं किए गए वही कराएंगे आपको। ठीक है। हमारा क्या था, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, यानी संघवाद के ऊपर था। संघ मतलब संघों का समूह। ठीक है। तो ये हमारा जो देश है वो संघीय राज्य है, संघीय राष्ट्र है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 28 राज्य और 29 यूटी केंद्र शासित प्रदेशों को 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बनाए गए हैं। आगे समझ में आया? तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 तरह की सरकार होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो आज के टाइम में हमारी दिल्ली की सरकार है। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो आपके राजस्थान हरियाणा की अलग अलग सरकार होती है। तीसरे स्तर की जो सरकार होती है वो कौन सी होती है? वो होती है स्थानीय स्वशासन, जो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में? तो इन सभी को मिलाकर अपने अपने स्तर पर इन पे काम किया जाता है। अब देखो, भाषा ही राज्य, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में 28 राज्य नहीं थे, कुछ ही राज्य बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे उन राज्यों को क्या था, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी न किसी के आधार के ऊपर क्या था, या फिर क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होने के कारण उसको छोटे छोटे राज्य बना दिए गए थे। तो पहला राज्य हमारा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में 592 देशी रियासतें थी। आगे समझ में? उन 592 देशी रियासतों से हमारे यहाँ पे कुछ राज्यों का गठन किया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, कुछ राज्य ऐसे थे जो भाषा को लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। तो पहला हमारा भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो कौन सा था? पहला था आंध्र प्रदेश। ठीक है। 1953 में पहली बार, आपने शायद 8th क्लास की सिविक्स में या हिस्ट्री में पढ़ा हो, वो सीतारमण, वो क्या था, वो श्रीमालो पोटी। तो ठीक है, तो श्रीमालो पोटी जो था उसने शुरुआत की थी इस चीज़ की, किस चीज़ की, कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग बनाया जाए। ठीक, वो अमरण अनशन पर बैठ गए। उसके मृत्यु के बाद में अचानक वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे भड़क गए। उस चीज़ को देखते हुए जनता को खुश करने के लिए क्या किया गया था, 1953 में आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर पहली बार अलग स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि 1956 में एक कानून पास का, एक विधेयक पास किया गया जो कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो इसमें क्या था, आज के टाइम हम देखते हैं उत्तराखंड है, नागालैंड है, झारखंड है, ये राज्य क्या है, ये 2000 में ये राज्य क्या थे, अलग बनाए गए थे। भाषा के आधार पर हरियाणा, पंजाब को अलग किया गया, गुजरात, महाराष्ट्र को अलग किया गया। महाराष्ट्र को मराठी भाषा पे महाराष्ट्र बना, गुजराती भाषा पे गुजरात बना, हरियाणी भाषा से हरियाणा बना, पंजाबी भाषा से पंजाब बना। ठीक है। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि भाषा के ऊपर बने। क्षेत्रफल के आधार पर जैसे उत्तराखंड है, जी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था इसलिए उसको ज़्यादा होने की वजह से उत्तराखंड को अलग किया, झारखंड को बिहार से लेकर किया, जबकि छत्तीसगढ़ को किससे किया, मध्य प्रदेश से अलग किया। ये क्या थे कि क्षेत्रफल के आधार पर बड़े होने की वजह से, कुछ भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है। अगला क्या देखें, भाषा नीति, क्योंकि भाषा हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में क्या था, आज भी अगर हम बात करते हैं तो दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई गिनती नहीं है, हज़ारों से ज़्यादा भाषाएं और उपबोलियाँ हैं। ठीक है। जैसे देश आज़ाद हुआ तो भाषा को लेकर संविधान लिखा गया, तो किस भाषा को राजभाषा बनाया जाए। जब हिंदी भाषा की मेजोरिटी ज़्यादा थी तो इसलिए क्या था कि हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा, मातृभाषा घोषित किया गया था। लेकिन जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं बोली जाती थी। तो ये लोग हिंदी भाषा को न मानकर अंग्रेजी भाषा को हमारी राजभाषा घोषित करने के पर दबाव डालने लगे। ठीक है। लेकिन 40% से अधिक लोग क्या थे, भारत में उत्तरी भारत के ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलते थे। तो उस चीज़ को देखते हुए, लोगों की ज़्यादा मेजोरिटी देखते हुए हमारे क्या था कि संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा, 14 सितंबर को हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा के रूप में मतलब जगह में दी। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है उसको माना गया था कि कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा, तो लिखित रूप में अंग्रेजी भाषा को अनुमति दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 1965 तक रहेगा। 1965 के बाद में अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और हिंदी भाषा को पूरी तरह से हर चीज़ लागू क्षेत्र में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन बढ़ते हुए धीरे धीरे लोगों की, अगर आप गए सोच मानो या लोगों की आधुनिकता मानो, या हम ये कि पाश्चात्य सभ्यता का या संस्कृति का हमारे ऊपर प्रभाव मानो, तो इसके क्या हुआ कि धीरे धीरे आज हमारी हिंदी भाषा क्या है कि एकमात्र क्या है, कागजी कार्रवाई संविधान में दबकर रह गई है। और बाकी आज हमारे हम देखें तो चारों तरफ अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा को संविधान से भी बाहर निकाल दें। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हमारे देश में जो कुल टोटल कितनी है,
अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अंदर 22 भाषा रखी गई है। 21 एक राजभाषा हिंदी और 21 अन्य भाषाओं को रखा गया है। इसमें देखो कौन से है, असमिया है, बंगला है, बोडो है, डोगरी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, मैथिली है। इसके सामने देखो लिस्ट में लिखा गया बेटा टेबल में कि कौन सी भाषा कितने % लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं हिंदी के बाद में दूसरे नंबर पर हमारी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, बंगला है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बंगला के बाद में हमारे देश में तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली जो भाषा है वो तेलुगु है, आगे समझ में, उसके बाद में उर्दू है। तो इस तरह से हमारे 21 भाषा और एक हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में जगह दी गई है। आइए समझ में आपको बेटा। तो इससे इस तरह के हम क्या अगर हम करें, अब है भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण समझते हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण, पहला चैप्टर पढ़ चुके हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि सत्ता का या शक्ति को या शासन को 3 भागों में बांट देना, जो मैं आपको बार बार इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ाना शुरू कर दिया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। हमने अभी यही पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश के 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की, लेकिन जैसा अति विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर पर सरकार नहीं चलाई जा सकती, इसलिए 3 स्तर पर सरकार को चलाया जाता है। आगे समझ में, महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के कई राज्य स्वयं भी अंदरूनी तौर पर विविधता से उभरे हुए हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने के जरूरी था, इसलिए हमारे यहाँ पे 3 स्तर पर सरकार बनी। पहला कौन सा, जब राज्य और केंद्र सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को प्रदान की जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कुछ शक्तियाँ किसको दे दी, पंचायती राज को, सरपंचों को दे दी, उसी को क्या कहें हम, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का बंटवारा। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक समस्या और मुद्दों को निपटारा स्थानीय स्तर पर कर दिया जाए, ताकि उसको इतना आगे न बढ़ाया जाए, उतना ज़्यादा खर्चीला और समय की बर्बादी न हो। समझ में आपको, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमारे संविधान में स्वीकार की गई। इसके बाद से शहर और गांव के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की अनेक कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें, शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं होते थे। इनके पास न तो स्वयं के कोई अधिकार था न संसाधन। इस तरह प्रभावी ढंग से सत्ता विकेंद्रीकरण का नाम मात्र रह गए हैं, ठीक है। लेकिन क्या गया, देखो सत्ता हमारे यहाँ पे जो है आपको 9th क्लास में पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि पंचायती राज की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। लेकिन 1992 में संविधान संशोधन किया गया, जिसमें क्या किया गया था, सत्ता के विकेंद्रीकरण का सही कदम उठाया गया था। 1992 के बाद में क्या, उससे पहले क्या होता था, सरपंचों का चुनाव नहीं होता था, सरपंचों का कोई लिमिट टाइम पीरियड नहीं होता था। गांव का जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था उसी को गांव का सरपंच बना दिया जाता था। उसका कितने टाइम तक रहेगा इसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। लेकिन 1992 के संविधान संशोधन में क्या किया गया था, अब स्थानीय स्वशासी निकायों का चुनाव नियमित रूप से, यानी कि किसका, पंचायती राज का चुनाव नियमित 5 साल के बाद में कराया जाना हो गया। ये अपवाद है कि इस साल 5 साल के बाद चुनाव नहीं हुई आपके राजस्थान में, बाकी नहीं, राजस्थान की बात करें। निर्वाचन स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों की पिछड़ी जातियों अनुसूचित, यानी कि इसमें क्या था कि स्थानीय जो स्वशासन था पंचायती राज है, उसमें भी जो निचली जातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके लिए सीट आरक्षित की, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी। स्थानीय स्वशासन ही पहले ऐसी है जिसमें महिलाओं को 50% सीटें दी गई है। कम से कम 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। प्रत्येक राज्य में नगर पालिका और पंचायती चुनाव कराने के लिए क्या होगी, चुनाव आयोग नाम स्वतंत्र तथा यानी कि ये कहने की बात यह है कि नगर पालिका और पंचायती जो चुनाव है वो भी किसके द्वारा कराए जाएंगे, चुनाव आयोग के द्वारा। राज्य सरकारों को अपने राजस्व तथा अधिकारों का कुछ भाग किसको देना पड़ेगा, स्थानीय स्वशासन को देना पड़ेगा, उसकी सत्ता में भागीदारी निश्चित की जाएगी। तो ये आपका चैप्टर था कौन सा, संघीय शासन व्यवस्था। आपको अच्छे से समझ में आ गई संघीय शासन किसको कहते हैं। पंचायती राज, देखो गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। हर गांव में, कुछ राज्य में गांव का जो समूह है एक ग्राम पंचायत होती है, यानी कि कुछ में ऐसा है जब में सभी एक ग्राम पंचायत होती है। हरियाणा में ज़्यादातर हर गांव का एक पंचायत है, लेकिन राजस्थान में क्या है, क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से यहाँ पे क्या कर दिया गया, ज़्यादा गाँव होने की वजह से 3 गाँव 4 गाँव के समूह में एक पंचायत रखी गई है, ठीक है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक है।
मतलब इसमें क्या होता है, पहले सरपंच होता है, सरपंच के बाद में प्रधान होता है, प्रधान के बाद में क्या होता है, जिला प्रमुख होता है। 3 स्तर में इसमें बांटा गया है। जिला स्तर तक इसको रखा गया, ग्राम पंचायत से लेकर कहाँ तक रखा गया इसको, जिला स्तर पर। पहला कौन सा होगा, ग्राम पंचायतें होंगी। दूसरा, इस प्रखंड में मंडल स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य मिलकर करते हैं। जिला परिषद का गठन किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर होता है। जिला परिषद अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले में विधानसभा और लोकसभा के लिए चुने गए विधायक और सांसद तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख परिषद का राजनीतिक प्रधान भी होता है। मैंने 9th क्लास का चैप्टर कराया हुआ, शायद आपको 9th या 10th आरबीएसई बोर्ड का जो सिविक्स का कराया, उसमें भी इसमें अच्छे से डिटेल से सारा बताया गया है। और इसमें भी है क्या होता है